बाकी के क्या है, बाहर गए हुए हैं? ओके, ये हमारे पास है टेनेंसो। टेनेंसो का दूसरा नाम है चुलारी। टेनेंसो है। टेनेंसो का दूसरा नाम क्या है भाई? चुलारी। अब चुल आरी हमारे पास क्या काम करता है? ऐसा है, लकड़ी को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम लकड़ी को काटने के लिए करते हैं। लकड़ी को काट के अपन क्या बनाते हैं? एक तो उप परिपथ बॉक्स बनाया जाता है। तो उप परिपथ बॉक्स बनाते हैं तभी इसको काम में लेते हैं, या लकड़ी की केसिंग कैपिंग में भी इसका काम में लिया जाता है। इसमें प्रति इंच 8 से 12 दांते होते हैं। इसमें प्रति इंच कितने दांते होते हैं भाई? 8 से 12 दांते होते हैं। अरे जल्दी आओ जल्दी, जल्दी आओ भाई। तो ये स्पीकर चालू है, एक बंद है? बंद है क्या अभी? चालू है, मेरे पास आवाज आ नहीं रही इसकी। तू खुद आके उधर जा, सुन पहले, उधर जा, सुन क्या, किधर से आवाज आए तो मुझे बताना कि ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। हैं? मुझे नहीं पता आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज कम आ रही है? सही आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पर भी आ रही है क्या? बड़ा आवाज, बड़ा कुछ तो आया है। क्या? हाँ भाई, लिख लिया। किसको चाहिए सीट? हाँ तो आना पड़ेगा, मैं तो आऊंगा नहीं उधर। लो, तुम भी कल आए नहीं थे क्या? आहो हो, रूम पे भूल गया ये। ठीक है भाई। हैं? हाँ, कैप ऊपर ही होती है। कैप से तो कैपिंग है, कैसिंग होता है नीचे। तू भी नहीं आया था कल? तो तू लाइब्रेरी में भूल गया? कैपिंग होता है ऊपर वाला भाग, कैसिंग होता है नीचे वाला भाग। इसे की होल सा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ
संकरे स्थान पर लकड़ी को काटने के लिए काम लेते हैं। कहाँ लेते हैं भाई? संकरे स्थान पर लकड़ी को काटने के लिए काम में लिया जाता है। जो संकरे स्थान पर लकड़ी को काटने के लिए काम में लिया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? की होल्सा। ठीक है। जैसे हमारे पास स्विच बोर्ड में स्विच का भाग काटना, स्विच बोर्ड में स्विच के आकार का माप काटना, तो ये हमारे पास किसके द्वारा होता है? की होल्सा के द्वारा। संकरे स्थान पर कोई भाग को काटना है तो अपन की होल्सा का प्रयोग करते हैं। लिख लिया भाई? ओके। ये हमारे पास रेती है। रेती का कार्य होता है अवांछित भाग को हटाना। रेती का कार्य अवांछित भाग को हटाना। ठीक है। अवांछित भाग को हटाओगे तो वो हमारे पास क्या है? रेती। ठीक है। अब देखो, एक होती है रेती सिंगल कट, सिंगल कट रेती और रफ कार्य में काम में ली जाती है। और डबल कट रेती होती है वो हम फाइन कार्य है यानी स्मूथ कार्य के लिए डबल कट रेती का प्रयोग किया जाता है। और एक होती है अधम रेती, अधम जिसे कहते हैं बास्टर्ड, ये होती है साधारण कार्य के लिए। तो एक हमारे पास है सिंगल कट रेती, एक है डबल कट रेती, एक है अधम रेती यानी जो साधारण कार्य के लिए काम में ली जाती है उस रेती को हम क्या कहते हैं? अधम रेती। ठीक है। तो सिंगल कट, डबल कट और अधम रेती इसके लिए काम में ली जाती है। अब हमारे पास सिंगल कट रेती तो ऐसे है कि जो जैसे मान लो रेती ये दिख रही है, इसमें आपने ये जो कट लगाया है तो ये हमारे पास कौन सी कट रेती है भाई? सिंगल कट। यदि आपने कोई रेती है उस रेती में ये कट तो लगाए लगाए हैं, यहाँ तक तो सिंगल कट है। यदि ये रेत और रेत कट और लगाए, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? डबल कट। एक होता है रास्प कट, ये अर्ध चंद्राकार से ऊपर कटी होती है। ये हमारे पास कौन सी रेती होती है भाई? रास्प कट रेती। अब यदि मान लो जब आगे ऐसा त्रिभुज बनाया जाए तो त्रिभुजाकार फाइल
वर्ग बनाए तो वर्गाकार फाइल, सर्कल बनाए तो वर्ताकार फाइल, और आधा बनाए तो माई सर्कल कह दो, यानी हाफ सर्कल फाइल। और ये रहती है हमारे पास कौन से, सपाट रेती। इन रेतियों का प्रयोग हम इसकी संपर्क सीमा के आधार पर करते हैं। कहीं पर वर्गाकार रेती चाहिए तो कहीं आपको वर्ताकार रेती चाहिए, तो ये उसके आधार पर ही रेती का सिलेक्शन किया जाएगा कहाँ पर कैसी रेती चाहिए, क्योंकि जिस जगह का संपर्क क्षेत्र देखेंगे ना, उसी आधार पर रेती का क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। क्लियर, करो नोट। अभी तक आ रहे हो, कहाँ कहाँ है। हो गया भाई। हो गया भाई। चलो, अगला हमारे पास, ये रुको एक मिनट, इससे पहले एक और थोड़ा सा देखना है। ये तो हमारे पास है रेती का फेस, ये एड्स यानी किनारा, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, एडी। एडी इधर कहाँ आई, टैंग बोलते हैं। ये हील, ये टिप, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, लंबाई। और ये होता है हैंडल। करो नोट। अरे बनाओ, लिखो, हाथ बांध के बैठा है।
कौन फोन कर रहा है आपको? पापा ये क्या आदमी है, क्लास के बीच फोन करते हैं। इधर आओ। इत- एक तो तुम लेट आए, एक तो कल आया नहीं, फिर आज आए तो लेट आया। तुम क्या चाहते हो? कोई भाई जिसको चाहिए सीट ले जाना। आपको भी चाहिए? आया नहीं तो कल? पता नहीं कैसे कैसे, देखो तो ऐसा ले जाता। और तो कोई नहीं बचा? कोई भी नहीं आना मतलब क्या है? तो कल का मतलब छुट्टी थी, तो छुट्टी वाला दिन क्यों काउंट करेंगे? हैं? हो गया। अगला है वायर स्ट्रिपर। इसको कहते हैं तार विलगक। तार को छिलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अलग अलग माप के तारों के लिए भी उपयुक्त, यानी अलग अलग इसमें साइज है, तो अलग अलग माप के तारों को भी आराम से ये इंसुलेशन को छील सकता है। तार को छीलने के लिए, इंसुलेशन को हटाने के लिए। लिख लिया भाई? क्रिपिंग टूल। क्रिपिंग टूल, क्रिपिंग का मतलब है मजबूती से कसना। तो आप क्या कहोगे कि तारों के लिए लगाए जाने वाले लक्स पश्चात तारों को मजबूती से जोड़ना। लक्स के साथ तारों को मजबूती से जोड़ना। लक्स के साथ तारों को मजबूती से जोड़ना हमारे पास क्या कहलाएगा? क्रिपिंग। तो क्रिपिंग हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे सर क्रिपिंग हमारे पास है लक्स के साथ तारों को मजबूती से जोड़ने की क्रिया। अब इसमें लक्स को आप प्रेशर के साथ दबाएंगे। लक्स को दबाव से जोड़ना। इसमें ऐसा है
तो ये जो लक्ष्य है इसको लगाने की क्रिया ही हमारे पास क्या कहलाएगी, मजबूती से जोड़ने के लिए हम इसको काम लेते हैं। हाइड्रोलिक जो लग होता है ना, हाइड्रोलिक लग्स में मजबूती क्या होगी, और ही ज्यादा। और ये हमारे पास जो डायग्राम दिख रहा है वो हैंड लक्स है, मतलब क्रीपिंग टूल है, हैंड क्रीपिंग टूल। हाइड्रोलिक लक्स नहीं, हाइड्रोलिक टूल्स, हाइड्रोलिक क्रीपिंग टूल। क्या हुआ, लक्स किसका सवाल है ये? अरे सवाल किसका है, आपका। लक्स क्या होता है? आप केबल में जॉइंट पढ़ाई तब नहीं आए थे क्या? एब्सेंट था, क्या ही करें फिर आपका। फिर आपने मेरे से सीट ली, उसको घर जाके नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। आपको वीडियो लेक्चर है वो, उसको देखा कि नहीं देखा? उसमें देखा, लक्ष्य आया नहीं उसमें? तुमने तो केवल क्या वीडियो कोर्स जोड़ा है यार, खोटी हुए हो। टाइम टेबल दे, टाइम टेबल मैं से ही भेज देता फिर आपसे, इससे अच्छा मैं व्हाट्सएप पे भेजता आपको। हाँ मैं लिख देता कि आज इतने बजे आना है, ये हम पढ़ाएंगे। कटिंग जबड़ा यानी स्निप। आवाज नहीं, धात्विक सीट में, आवाज नहीं भाई, इंसुलेशन सीट को धात्विक सीट में इंसुलेशन सीट को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसको काटने के लिए भाई? धात्विक सीट में इंसुलेशन सीट है, उसको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग धात्विक सीट व इंसुलेशन सीट को काटने के लिए करते हैं। ठीक है।
अब देखो कि एक इसमें होता है बेंट स्निप। बेंट स्निप का मतलब है मुड़ा हुआ। इस गोले काटने के लिए किसका प्रयोग करोगे भाई? गोले काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। गोले काटने के लिए कौन सा सन्नी पाएगा? आगे से बेंट होगा ना, तो उससे क्या गोले आसानी से कट जाएगी। लिख लिया भाई? ठीक है। नीपर ये भाई ये वही है, इसमें लिख देना डायगोनल प्लायर या डायगोनल कटर या वीकेंड प्लायर। वो सेम ही, इसको दो बार ऐसे लिख दिया, निपर उसी का ही नाम होता है। डायगोनल कटर होता है ना, उसी का नाम निपर होता है। हमने गलती से दो बार आ गया ये, तो नाम लिख दो वीकेंड प्लायर। निपर का वही वीकेंड प्लायर का एक है। वीकेंड प्लायर हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है भाई। ओके। अगला हमारे पास है कैंची। कैंची यानी कि सीजर। कैंची का कार्य क्या होता है? इंसुलेशन वाले कागज को काटना या धागे को काटना। इसके अलावा कोई कैंची का प्रयोग है क्या? और तो इलेक्ट्रिशियन वाले कैंची का क्या ही करेंगे? कैंची तो धागा या कपड़ा आएगा तो काटोगे, कपड़ा तो अपने वाइंडिंग में आता है। हाँ, तो वही आता है इंसुलेशन के लिए, कागज में धागे को काटने के लिए काम लेते हैं। लिख लो, ऐसे लिख दो वाइंडिंग में। ठीक है भाई। चलो, ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या होता है? समतलता को जांचना व अंदर तथा बाह्य समकोण का भी मापन करना। पहला तो है समतलता को जांचना आंतरिक व
बाह्य कोनों पर समकोण की जांच करना। ये है बाहर वाला समकोण, ये जांचेगा। इसके द्वारा कौन सा जांचा जाएगा? अंदर वाला समकोण। ऐसे तो होता है। हो गया? ठीक है। अगला हमारे पास है स्पेनर सेट, पाना। अब इसमें क्या है कि हमारे पास, सबसे पहले देख लो ध्यान से, ये जो प्रोफाइल है ना, ये हमारे पास बॉक्स प्रोफाइल कहलाती है। ये जो प्रोफाइल है वो हमारे पास रिंग प्रोफाइल कहलाती है। ध्यान से देख लो पहले। बॉक्स प्रोफाइल के अंतर्गत भी हमारे पास इस प्रकार से भाग रहता है ताकि आप किसी बोल्ट को आराम से कस सको या खोल सको। तो नट में बोल्ट को खोलने में, कसने के लिए काम लिया जाता है। नट बोल्ट को खोलने में, कसने के लिए। ठीक है। दूसरा मामला है कि हमारे पास ये देखो, यदि दोनों तरफ ही 8 नंबर का है, तब ये कंफर्म है कि एक तरफ बॉक्स प्रोफाइल है तो दूसरी तरफ क्या है? रिंग। लेकिन यदि मान लो सेम ही बॉक्स है तो 8 9 आएगा, 10 11 का आएगा और 12 13 का आएगा, ऐसा था ना। तो ये इस प्रकार से होता है। जब सेम ही प्रकार का नंबर है तो दोनों तरफ क्या है? अलग अलग बना होगा। एक तरफ रिंग होगा तो दूसरी तरफ बॉक्स होगा। ठीक है। एक हमारे पास इस प्रकार का भी बना होता है, संकरे स्थान पर काटने के लिए काम में लिया जाता है ना। तो एक इस प्रकार का भी बना होता है। संकरे स्थान के लिए प्रयुक्त। और अब देखो कि ये सिद्धांत है, ये बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या है? बल आघूर्ण। यानी कि जहां ज्यादा बल की आवश्यकता पड़े तो वहां पर इसको लंबाई ज्यादा रखनी चाहिए। करो नोट, 1 मिनट में।
हाँ भाई, लिख लिए स्पिनर पाना। क्या हुआ? 12 14 20 22। 12 14 का तो नहीं आता है, 20 22 के तो आ ही सकते हैं। ज्यादा बड़े माप के होने पर सम में जाएंगे। सबसे पहले छोटे माप वाले तो सम और विषम दोनों माप के होते हैं। ज्यादा बड़े माप के जाते हैं तो फिर 23 नंबर का बोल्ट बनाते ही नहीं है। वो फिर बनाते ही ऐसे हैं 22 के, 24 के, 26 के। फिर उससे ज्यादा और चले जाएंगे तो फिर रिंच पाना काम आएगा, जिसे कहते हैं मंकी रिंच, एडजस्टेबल। ये लो, इसका अन्य नाम क्या, मंकी रिंच है। आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ये हमारे पास घूर्णित स्क्रू है ना, इस स्क्रू के द्वारा ये समायोजन जबड़ा है। इसका दूसरा नाम चल जबड़ा भी होता है। ये जबड़ा मूव करते हुए इस भाव को क्या कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अरे तुझे लिखना जब इसी में है तो ये क्यों ली सीट, फिर सीट में लिख लेना। वापस कैसे बनाएगा तू? क्या है काम है भाई। आप में से पीजीसीएल का फॉर्म किस किसने भर रखा है? ओके, तो पढ़ो, तुम्हारा तो सारा कोर्स हो रखा है। इंग्लिश तो वैसे भी तुम्हें आएगी नहीं, नहीं तुम पढ़ोगे। हाँ तो यही तो मुझे पता है ना, बाकी तो सारा कोर्स हो रखा, पढ़ो तो परीक्षा बढ़िया है। अरे लग जाओ, कोई भर्ती आए आज किसी में आए तो लग जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट है नौकरी लगना। एल पे कभी भी आ सकते हैं, फरवरी में तो जो उम्मीद है, बाकी कभी भी आ सकते हैं, तैयार है ना। सब वैकेंसी आएगी। 22 जनवरी तक तो मुझे नहीं पता ये निकालेंगे। पहले राम मंदिर का करेंगे उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके बाद ही जारी करेंगे। ये क्या है कि अभी इन्होंने बहुत पॉजिटिव माहौल बना लिया है, बहुत ज्यादा। किधर से लगे, अपना पन्ना तो रहो हैं। आप सब जाएंगे। यूं तो बढ़िया ही है, सब यही जाएंगे। नहीं, आम लोगों के लिए बाद में उन्होंने कहा पहले आना मत। आम लोगों के दरवाजे 27 तारीख से खोले जाएंगे, यही तो कहा उन्होंने। 23 है, 23 है, 27 है। मैं तो अभी जा नहीं रहा, आप जाओ तो मुझे बता देना। हाँ यो। हम्म, देखो के अभी सिंपल लॉजिक है कि स्टार्टिंग है तो 3 4 महीने में कोई जाने की कोशिश करना ही मत। इतनी भीड़ भाड़ होगी खतरनाक। आपको बाहर से तो बहुत अच्छा लगेगा मैं जा रहा हूँ,
वहां जाके फिर पता चलेगा आपको 8 घंटा लाइन में लगना है, क्योंकि इतनी भीड़ आ रही ना भाई। तो पूरे भारत से काफी ज्यादा भीड़ आएगी, तो अपन की उम्र बहुत है, आगे चले जाएंगे। इतनी भीड़ में सरकार ने मना ही तो किया है कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है तो थोड़ा ध्यान से। वास्तव में भीड़ तो बहुत ज्यादा होगी, अत्यधिक होगी। अत्यधिक है। हाँ, अत्यधिक भीड़ होगी तो देखो कि खाटू श्याम जी की बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, तो वहां तो आप सोचो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ 3-4 महीने तो खतरनाक भीड़ है। जब लगे ना कि अब ऑफ सीजन आ गई है, भाई मंदिर को देखने ही जाना है तो ऑफ सीजन में जाना पड़ेगा। सीजन में तो आपको क्या, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ये बार ऐसे तो होता है। आपको तो रुकने तक देते नहीं है। तो फिर आराम से देखो। नहीं, मैं तो कायदे की बात बता रहा हूँ। कहीं भी जाओ, आप खाटू श्याम जी के, आप खाटू श्याम जी के जाते हो तो आराम के टाइम में जाते हो ना, तब आप आराम से दर्शन कर सकते हो। खाटू श्याम जी भी फ्री रहते हैं, आपके ऊपर ध्यान देंगे। फिर भीड़ भाड़ वाले दिन तो उनको खुद को पता नहीं चलेगा ना, अभी बहुत ज्यादा आ गए हैं। आप जाओ फ्री वाले टाइम, आराम से दर्शन होते हैं। नहीं तो क्या, चलो 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 चलो, ये लो। हाँ, वो कोई नए नए आए, वो ऊपर आगे तक नहीं जाने, तो बीच में निकाल दे, तो निकल जा। हो गए दर्शन। इसलिए कहीं पर भी दर्शन करने जाओ तो ऑफ सीजन में थोड़ा आसान होता है। बाकी सीजन में तो कहना नाम मात्र होता है, बाकी बड़ा मुश्किल मामला है। मैं तो सीजन में एक बार गया परशुराम महादेव 2019 में। तो हमने क्या फिक्स टाइम बना रखा था, वो हमें पता चला नहीं, वो था लास्ट सोमवार सावन का। तो खतरनाक थी भीड़। हम गए वहाँ 9 बजे के आसपास, ऊपर पहुंचे वहाँ। तब तक तो लाइन लगी सुबह 4 बजे से, हम सबसे लास्ट में। फिर हमें पता चला कि भाई अब हमसे बाद में कौन आने वाला है। फिर थोड़ी देर में इतने हमारे पीछे बहुत सारे आए, हमें लगा हम बीच में आए हैं। 3-4 घंटे तो लगे टाइम दर्शन करने में। और वो दर्शन करके फिर आते हैं, आदमी थक जाता है और ढंग से वहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि परशुराम महादेव में तो इतना से आपको झुक के घूमना पड़ता है। हाँ, तो उसमें तो क्या है कि लाइन जितनी लंबी लगेगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा। वहाँ केवल एक एक आदमी का ही चक्कर कटता है, फिक्स एक आदमी का। दो आदमी तो साथ में होते ही नहीं, वही उसको भी तो ऐसे झुके झुके तो घूमना पड़ता है। अब इतनी तो जगह है ना वो, परशुराम महादेव इतनी जगह है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। तो आप ऑफ सीजन में जाया करें। उसके बाद तो मैं जब भी देवताओं के दर्शन करने गया, तो मैं देखता हूँ कि आज जैसे 11 तो नहीं है, नहीं तो इसमें टाल कर दो। क्योंकि वो उनका दिन होता है, पर सारे लोग उन्हीं के दिन को मानते हैं, फिर सारे लोग उसी दिन आते हैं। फिर उस दिन जाना होता है, तो फिर क्या है कि आजकल तो सब मामला ठीक हो गए, खाटू श्याम जी के ठीक हो गए, जिस दिन होता है उस दिन चले जाते हैं। क्या है कि ये फायरमैन लगे हुए हैं अपने आदमी, और पुलिस में लगे हुए हैं। और विशेष रूप से अभी फायरमैन तो नए रिक्रूट हुए हैं, तो वो तो अब उनको ज्वाइनिंग देंगे। उससे पहले फायरमैन लगे हुए हैं, वो भी जानकार हैं। तो बड़े मेले जहाँ भी होते हैं वहां पर फायरमैन की बच्ची चलती है। पुलिस वालों से ज्यादा उनको लास्ट तक कहीं भी जा सकते हैं, फायरमैन की अच्छी रहती है, तो फायरमैन पुलिस वाले वो पहुंचा देते हैं। फोन कर देते हैं ना, जय क्या लगाना, फोन कर देते हैं, वीआईपी दर्शन हो जाते हैं सीधे। हाँ, होते हैं ना। वो तुम वीआईपी बनो तो सही पहले। पाइप रिंच, पाइप रिंच का कार्य है पाइप को खोलने या कसने के लिए मजबूती से पकड़ बनाना। पाइप को खोलने या कसने के लिए मजबूती से पकड़ बनाना।
ओके। अब देखो, पाइप को खोलने या कसने के लिए जो मजबूती से पकड़ बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पाइप रिंच। पाइप रिंच का कार्य पाइप को खोलने व कसने के लिए मजबूती से पकड़। अब ये जो हुक जा है ना, ये है हमारे पास चलित जबड़ा या चल जबड़ा कह दो, मूवेबल। ये हील जो है ना, ये स्थिर है, ये स्थिर जबड़ा। ये नट के द्वारा इसको खोला हुआ कसा आराम से जाता है। किसके द्वारा आराम से खोला कसा जाता है? तो आप कहेंगे नट के द्वारा आराम से खोला हुआ कसा जाता है। ठीक है। ये तो देखो कि प्लम्बर के लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। इसके इसको लेके नहीं जाएगा तो प्लम्बर प्लम्बिंग ही क्या करेगा? तो जैसे आप एक इलेक्ट्रिशियन है तो टेस्ट लेके जाएगा, तो प्लम्बर ये रेंज पाना तो लेके ही जाओ भाई, पाइप रेंज तो ये तो उसके लिए मेन हथियार है कि नहीं? तो हेडपम्प को क्यों खोलते थे? ओके ओके। जी हो। हाँ। सरकारी स्कूल के हो? सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हो? मैं ही सरकारी स्कूल में थ्रू आउट। मैं 12वीं तक थी नहीं स्कूल। नहीं स्कूल तो तीन पढ़ी, पहले 8वीं तक, फिर चेंज के पास वाले गांव में गए 10वीं तक, फिर नागौर गए 12वीं तक। ऐसे। आप थे भी तो आर्ट्स में ना? हाँ तो मिल भी साइंस में। मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जनरली गांव में तो होती नहीं है। और बहुत कम क्या रेयर होती है। और जहाँ कहीं है भी तो मास्टर नहीं है। गणित का है तो फिजिक्स का नहीं है। आपकी बड़ी स्कूल होगी फिर। 200 250 स्कूल है पूरी, स्टूडेंट है पूरी स्कूल में। अगला है पाइप कटर। पाइप कटर का कार्य है पाइप को काटना। बाकी साइंस मिलना बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि 12th में साइंस के लिए तामझाम बहुत चाहिए ना। एक तो चाहिए लेबोरेटरी, है ही नहीं क्या? हाँ तो वो फिर यही मामला ना। एक तो चाहिए लैब, आपको फिजिक्स की लैब चाहिए, केमिस्ट्री की लैब चाहिए, बायोलॉजी की लैब चाहिए। फिर आपको केमिस्ट्री का टीचर चाहिए, बायोलॉजी का टीचर चाहिए, मैथ का टीचर चाहिए, फिजिक्स का टीचर चाहिए, 4 टीचर चाहिए। और बच्चे होंगे 15 20। तो हाँ 12 तो ऐसे बैठते नहीं ना। है। हाँ, तो उनको सलाह देकर लिख लिया भाई। आप में से साइंस वाले तो कम ही बच्चे होंगे, साइंस वाले कौन कौन हो? और इसमें कोई बायोलॉजी वाला है कि सारे मैथ्स वाले हो? नहीं आर्ट्स तो रहने दो। नहीं, इनका मैथ्स वालों का साइंस वालों का इनका एक फायदा है, इनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। मुझे ऐसा प्रतीत है। नहीं, बाकी की तुलना में तो अच्छी होती है। ऐसे थोड़ी होता है। भी ये तो बहुत ज्यादा करते हैं। अगला रीमर। रीमर का कार्य क्या होता है भाई? छिद्र को और जहाँ हेक्सा द्वारा, एक आवाज नहीं भाई, हेक्सा द्वारा
कटिंग करने के बाद पाइप के सिरे को शार्प करने के लिए, पाइप के सिरे से खरोंच वाले भाग हटाने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? रीमर का। ठीक है, रेचेड ब्रश में लिख दो ड्रिल करने के लिए। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास चक है, चक के अंदर बिट कस दी जाती है और फिर यहाँ ऊपर से दबाव दिया जाता है, फिर इस हैंडल को ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे यहाँ पर बिट घूमेगा तो क्या होगा, छिद्र होगा। तो छिद्र करने के लिए काम में लिया जाता है। अब काम में लेते नहीं, पहले लेते थे। ये डायग्राम देके पूछेगा किसका बना, रेचेड ब्रश है। सवाल यही है इसका। हो गया। जिमलेट है पंचर निकालने वाला। आप इसको ये लिखें, लकड़ी में सुराख निकालने के लिए। ये अपने वाला ही है, आपसे ये सीख लिया उन्होंने। हाँ? हाँ। क्या हुआ? पहले की तुलना में धीरे धीरे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप हाईएस्ट कंपटीशन के भेंट चढ़ने वाले में से आप हैं। आगामी 5-7 साल के बाद में वैकेंसियां बहुत ही कम हो जाएगी, भर्ती करेंगी नहीं सरकारें, क्योंकि वो जो सिस्टम कर रही है उसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसे है कि अब पारदर्शिता ज़्यादा हो गई, आदमी कम चाहिए होते हैं, धीरे धीरे इतने आदमी की रिक्रूटमेंट नहीं होती है। सब चीज़ें डाटा तो ऑनलाइन हो गई अब। अभी तो क्या है कि ऑनलाइन करने के लिए डाटा बहुत चाहिए। बाकी जैसे आजकल आप कुछ भी करो तो हर चीज़ आप एक आपका आधार कार्ड डालोगे सब मिल जाएगा। तो अब आजकल थोड़े दिनों बाद इतनी माथापड़ी रहेगी नहीं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन है, ऑफलाइन में क्या है आदमी ज़्यादा चाहिए होते हैं। धीरे 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 डेटा सारे ऑनलाइन हो जाएंगे। डाटा ऑनलाइन होने के बाद में ज़्यादा आदमी चाहिए ही नहीं। यही तो अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा ऑनलाइन होने पर भी तो नहीं चाहिए है। हाँ, कौन से गार्ड खत्म कहाँ किया? गार्ड खत्म नहीं किया, उसका नाम कर दिया ट्रेन मैनेजर। आप चेक कर लेना ना, मैं बता रहा हूँ।
गार्ड का नाम कर दिया ट्रेन मैनेजर का। गार्ड है, अच्छा नाम नहीं लग रहा, मैनेजर है, ठीक लग रहा नाम। नाम सच गया, गार्ड हटा नहीं सकते ना। सेंसर लगा दिए होंगे, बाकी तो सभी मालगाड़ियों में तो ट्रायल चल रहा होगा ना अभी तो। बाकी उसका नाम ट्रेन मैनेजर है। हम्म। हाँ, धीरे धीरे ऑनलाइन आएगा तो कई सारी चीजें कम होगी। चूड़ी निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा भाई? स्टॉक तथा डाई का। चूड़ी मतलब थ्रेड। आप सोचो ना कि भाई देखो, पहले मीटर की रीडिंग लेने जाना पड़ता था। अब आजकल हो गए, वो मीटर के नंबर डालेंगे, रीडिंग उनके घर पे ही, उनको वहीं पे ऑफिस में पता चल रही है। अब धीरे धीरे तो सारे सिस्टम आ जाएगा। फिर आपको अभी तो बिल है ना, वो ला के और आपको रीडिंग दे कर एंटर करके और आपको पर्ची पकड़ाएंगे। धीरे धीरे यही बंद करेंगे, पर्ची वर्ची कुछ नहीं पकड़ेंगे, सीधा ऑनलाइन आ जाएगा आपके पास। आपने मोबाइल में आजकल तो आपने ना कई चीजों रजिस्टर करते हो तो व्हाट्सएप पे और आता मैसेज। तो सब ये है, तो गवर्नमेंट ही कर देगी अपना, कि ले तेरे पास टेक्स्ट मैसेज भी कर दिया, व्हाट्सएप भी कर दिया, लिंक भी दे दिया, तो पेमेंट ही कर दे। यही तो करेंगे। पहले बिल जमा करने की लाइन लगती थी, भीड़ होती थी। ऑनलाइन करने के बाद है ही नहीं भीड़। तो इसका मतलब है जो बिल काटने वालों की संख्या कम हो गई अब। हाँ, तो ऐसा है मामला। अच्छा, फोन में भी आजकल सिस्टम आ गया, वो फोन वाला खुद याद दिला देता है, तेरा 5,000 बाकी है, मैसेज ऊपर ही आता है। वो बिल पर्ची पकड़े, आपको मिले नहीं मिले, ये फोन पे या पेटीएम से जिसे भी पेमेंट करते हो, ये खुद आपको नोटिफिकेशन अपनी तरफ से भेजेंगे, तेरा बिल जनरेट हो गया, इतना है, देते ना। तो ऐसा मामला है। तो धीरे धीरे जैसे ये आएगा तो भाई, ये सावधानी वाली बात ये है कि पता तो है कि ऐसा होगा, तो जॉबें तो घटेगी, बढ़ेगी तो है नहीं ना। अब सरकार ने अभी स्कूलों के ऊपर भी कुछ विचार करेगी। अभी क्या है कि गहलोत सरकार ने सभी स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया। छोर है नहीं, मास्टर है नहीं, सब 10वीं को 12वीं कर दिया, 8वीं को 10वीं कर दिया, 5वीं को 8वीं कर दिया। सब ऐसे कर दिया कि मास्टर वास्टर बाद में देख लेंगे, तुम पहले 5वीं से 8वीं तो हो। जिसके कारण समस्या हो गई है। समस्या ये हो गई है, पहले 3 गांव के बीच में एक 10वीं स्कूल थी नहीं, तो वहां पर 10वीं के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 60 70 80 थी। अब हर गांव में, मतलब 3 4 गांव में एक है, अलग अलग हो गई। तो उसमें सब में बच्चे हैं 20 20। इंग्लिश मीडियम वाला अलग मामला कर दिया। फिर गांव में थोड़ा सा अधिक का गांव बड़ा, क्या 6ठी तक 5वीं तक बालिका अलग कर दी, ये लड़कों का अलग कर दिया। ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा ना। ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठने के कारण तो चीजें सर गड़बड़ हो रही है। चीजें तो तरीके से करे तो उनकी दिक्कत ही नहीं, कॉम्बिनेशन तो नहीं बैठता उनके। वाइस यानी पाइप है, किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ना। किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ना। ये बेंच वाइस है, जो बेंच पर स्थापित होती है, ये पाइप वाइस है। इसी प्रकार आपके एक हैंड वाइस होता है। तो अलग अलग प्रकार के वाइस होते हैं। क्लियर? क्लियर भाई? पुली पुलर का कार्य है कि पुली को खींचना।
पुल्ली को खींचने के लिए, इसके लिए कई जगह 2 कई जगह 3 ये लेग होती है। जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे, ये एक बार स्थापित करने के बाद ये क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगा। फिर आप इसको खींचोगे तो आप बाहर निकाल सकते हैं। ये कार्य होता है पुल्ली पुलर का। ये आंतरिक वाले हैं, ये बाह्य वाले भी हैं, दोनों तरफ से भी मुंह है। कई आंतरिक से खींचना पड़ता है, कई बाह्य से खींचना पड़ता है। तो दोनों प्रकार से पुल्ली को खींचने की सुविधा है। और इसके बाद में हमारे पास है बेरिंग पुलर। ये बीयरिंग को बाहर निकालने और बदल कर वापस स्थापित करने के लिए किसको काम लिया जाएगा, बीयरिंग पुलर को। डेवलपिंग कंट्री से लेके डेवलप्ड कंट्री तक जाते हैं ना, प्रोग्रेस करते हैं ना कोई भी देश, तो धीरे धीरे सरकारी जॉब खत्म हो जाती है, नई जॉबें क्रिएट होती है जो कि प्राइवेट कंपनियां होती है, जिसमें बड़ी सैलरियां भी होती है, छोटी सैलरियां भी होती है, साइबर सिक्योरिटी की भी होती है, और आईटी सेल की भी होती है, कारखानों की भी होती है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी होती है, सब तरह की होती है। तो जैसे मान लो अमेरिका है, तो वहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि ज्यादातर सरकारी नौकरी की तैयारी कर, वो कोई नहीं कर रहे हैं। वो तो वहाँ वाले प्राइवेट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं यहाँ से जाके और कर रहे हैं, वहाँ बहुत जाते हैं ना। तो उनका उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बना के बेचना है। देखो वो तो क्या है कि ऑप्शंस हिसाब से ठेकेदार तो वहीं ठेकेदारी करेगा जहाँ कुछ उत्पादन हो रहा है। नहीं तो ठेकेदार, जैसे मान लो लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कहाँ चाहिए, जहाँ काम होगा। ठेकेदारी तो वहीं चलेगी जहाँ काम हो रहा है। ठेकेदारी ऐसे है कि अपने बाई नेचर में क्या माना जाता है कि इसमें ठीक है ना, काम नहीं करना पड़ रहा, जबकि एक्चुअल में सबसे ज्यादा बाद में वो चला तो जाता है, उसके बाद सबसे ज्यादा टेंशन उसी की रहती है जिसने ठेकेदारी हाथ में ली है। सबसे ज्यादा तनाव वाला मामला है, पता नहीं काम हो और लेबर चली जाए, अलग अलग तरह के। और जब लेबर हो तो टेंडर नहीं मिले, ठेकेदारी के बहुत सारे लफड़े हैं। बट है यही कि कोई भी कंट्री किसी भी प्रकार से डेवलप करती है तो उसी प्रकार से आगे बढ़ती है। तो ये तो बेरिंग पुलर है। अगला इसके बाद बड़ा मामला है साउल। साउल को आप क्या कहते हैं, प्लम बॉम्ब। इस इसका कार्य है ऊर्ध्वाधर समतलता जांचना। ये इलेक्ट्रीशियन कहाँ काम मिलेगा इसको, कि ये तो मालूम नहीं। इलेक्ट्रीशियन ऐसा काम लेता है जो केसिंग कैपिंग करता है ना, तो जो इस प्रकार से उन्होंने पाइप लगाया है तो एकदम 90 डिग्री पर है कि नहीं है, किससे जांचेगा, साउल से। वैसे तो जो ये कंस्ट्रक्शन का काम करना है वो दीवार के समय भी इसी को दीवार से जांचेगा ना, लेकिन इलेक्ट्रीशियन को भी तो जांचना पड़ता है कि ऊर्ध्वाधर एकदम है कि नहीं है। पता चला 2 डिग्री से मुड़ी हुई तो अच्छी थोड़ी लगेगी, एकदम 90 डिग्री पर होनी चाहिए। और ये ऊपर वाली भाग जो है वो 37 होनी चाहिए। ये तो हम वाटर लेवलिंग से जांच लेते हैं, 37 वाला किससे जानते हैं, वाटर लेवल से अच्छा तो कोई 37 करता ही नहीं है, तो वो वाटर लेवल से जान लेते। ऊर्ध्वाधर के किसको प्रयोग लेंगे, प्लम बॉम्ब यानी साउल का। यदि इसका प्रयोग नहीं करें और कोई वायरिंग करें तो बहुत सारे चांसेस हैं, 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री से तिरछा हो जाएगा। फिर वो पड़ोसी पूछे कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, वो क्या थोड़ा इधर कर थोड़ा इधर, फिर आप करके इसको कस के फिर नीचे उतर के देखे, अब इधर ज्यादा लग रहा है, ऐसा होता है ना, फिर कहता पड़ा रहने दो, वो उचित नहीं है। तरीके से ये है साउल काम है। लो जैसे घर में टीवी लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं थोड़ा इधर ऊपर तस्वीर लगाते समय करते हैं विशेष रूप से।
टीवी वाले तो आजकल क्या है कि गवर्नमेंट मतलब इस प्राइवेट कंपनी ने ऑप्शन दे दिया, टीवी भी इंस्टॉलेशन वाला आ जाएंगे, वो टीवी को इंस्टॉल करके चले जाएंगे, तो वो उनके पास तो होता है वाटर लेवल वाला। तो जो अपने घर में तस्वीर लगाता है ना कोई, तो अपन कहते हैं नहीं इधर थोड़ी तिरछी है, फिर इधर है, फिर हम अंदाजे से लगाते हैं हाँ ठीक है दिख रही है कि नहीं है। तो वो बड़ा मामला है। लिख लिया। तो इसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, साउल का। क्या हुआ? लंबाई का मापन करना है तो इसको प्रयोग में लेना पड़ेगा, स्केल को। 0.5 mm होता है ये। 30 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर माप की होती है। इसमें एक तरफ इंच में, हो गए भाई। गेज का पहले सवाल तो एक ये भी पूछ लिया था, आकार कैसा होता है, वर्ताकार। माप 0 से 36। SWG का मान यदि बढ़ेगा तो व्यास क्या होगा भाई, घटेगा। बाकी माप तो मैंने एक लास्ट लेक्चर में लिख के बताया था। 0 SWG का 8.23 होता है, ए का 7.64 होता है, 2 का होता है 7.01, 3 का होता है 6.4, ऐसा माप होता है। क्या हुआ? हो गया। इसके बारे में मैंने सब कुछ बता रखा वैसे भी माइक्रोमीटर में, और मैंने माप लेने का तरीका बताया था। स्लीव होती है जो मेन स्केल होती है, और थिम्बल होती है वो कौन सी स्केल होती है, फाइन। और यहाँ पर लोकल रिवर द्वारा हम क्या कर दिया जाता है, लॉक लगा दिया जाता है। रेचेट स्टॉप के द्वारा क्या होता है, इसको घुमाएंगे तो ये स्पिंडल आगे चलेगा, और यहाँ पर वस्तु जो आने के बाद में चट चट की आवाज आएगी तो इसको रुक जाना होता है। ये हमारे पास फ्रेम होता है, कौन से आकार का होता है, यू आकार का। ये इसके बारे में हमने माइक्रोमीटर बारे में पहले हमने पूरा देख लगा, आपको पूरा लिखा हुआ है।
ये मेलेट यानी हथौड़ा है, लकड़ी से निर्मित है। लकड़ी का हथौड़ा का क्या काम है भाई? धात्विक सीट को सीधा करना। धात्विक सीट को सीधा करने के लिए लकड़ी का प्रयोग, हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। हम्म। कितने हैं और? हैंड ड्रिल मशीन, जब हमने रेचेट ब्रश लगाया तो उसके ऊपर ऐसे जोर लगाना पड़ता था, फिर आपको उसमें घुमाने में तकलीफ आती थी, ऐसे पकड़ के घुमाना पड़ता था। हमने कहा यार ऐसे घुमाने में तकलीफ आती है, हम जोर तो लगा लेंगे, हम ऐसे साइकिल वाला पहिया लगा लो। तो ड्रिल करने के लिए हमने काम लिया, एक तरफ क्या लगा दिया सीधा पहिया, इधर जोर लगा के पहिए से घुमा दो तो ड्रिल हो जाना चाहिए। वो हमारे पास कौन सा कहलाया? हैंड ड्रिल मशीन। आजकल इसका भी प्रयोग, बस आजकल इसका प्रयोग नहीं करते। हो गया। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसमें आगे वाला भाग है ड्रिल बिट, वो हम उपयोग के आधार पर इसका चेंज करते हैं कि भाई आपको धातु की सीट में चाहिए, लकड़ी में चाहिए या दीवार में चाहिए, उस हिसाब से। इसमें एक बटन भी होता है जो आपको रिवर्स और फॉरवर्ड दिशा भी चेंज करता है कि कैसे किसी से नट कसा भी जाता है तो खोला भी जाता है। तो ये मामला है। और ये आपके ऑन ऑफ ट्रिगरिंग, जैसे आप इसको दबा के रखोगे तो ऑन हो जाएगा, जैसे छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ऑफ। ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया सोल्डरिंग अंदर। सोल्डरिंग में ये सोल्डरिंग के लिए सोल्डरिंग आयरन है, और ये आगे वाला भाग है जो बिट होता है, ये बिट किसका बना होता है? तांबे का, जिसके ऊपर लेप होता है तो आप कहते हैं इसको प्रटलित होता है। और यहाँ से हीट उत्सर्जन छिद्र होता है जहां से हीट क्या निकलती है? बाहर। और उच्च तापमान प्रतिरोध को हैंडल करने के लिए इसको यहाँ से पकड़ा जाता है, तो उच्च तापमान को भी ये सहन कर सकता है। ये होती है लीड जो कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ब्लोअर फैन होता है कि जब किसी पाइप को जोड़ना होता है तो जल्दी से आपको अधिक तापमान देना पड़ता है, इसलिए ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। अब पहले तो इस ब्लोअर का प्रयोग करते थे, उसमें क्या है कि वो आपने केरोसिन वाले चूल्हे देखे ना, वो दबाते हैं, वो उससे उससे उसको दबा कर आपको बहुत ज्यादा वायु का दाब बनाना पड़ता था अंदर, फिर आप उसको चालू करते तो वो गैस से मतलब गैस से क्या, केरोसिन से चूल्हा जलता था। तो ये वही है, ये जो फोटो दिख रहा है उसमें तो वही पंप वाला मामला है। आजकल हम एसिटिलीन में ऑक्सीजन का मिश्रण वाला गैस डायरेक्ट काम में ले लेते हैं। आजकल ऐसा काम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट काम लेते हैं, इतना सारा पाइप का तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। ये कड़ची, ये भी सोल्डरिंग में काम आती है। ये पोर्ट है, ऊपर से आप जो सोल्डर गिरोगे बाकी इसके ऊपर आ जाएगा, जो अटक जाएगा अटक जाएगा, बाकी इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ से उठा के वापस ऊपर से गिराओगे। तो कड़ची द्वारा सोल्डरिंग करने की ये विधि होती है। ये टेस्ट लैंप है जो हाई सिक्योरिटी के साथ रखा गया है, क्योंकि जब टेस्ट लैंप को इसको प्रयोग लेते हैं तो इसको तो घूम भाई उसमें आपको बॉक्स के अंदर, बक्से के अंदर ले जाना होता है, कहीं थोड़ा सा दाब लगे तो बल्ब टूट जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कोई दाब भी आए तो लोहे की जाली पर आए, बल्ब एकदम क्या रहे, सेफ रहे। और आपने कहीं रखा, फिर दो तारों को जोड़ा, कंटिन्यूटी टेस्ट किया बैटरी की सहायता से, तो लैंप जलेगा कब? जब लैंप सही होगा। तो इसलिए इसको इस प्रकार धात्विक जाली के अंदर होल्ड किया जाता है। सबसे कल हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वायरिंग। मैं पहले ही बता दूं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा अच्छा भी है। और उसमें दो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एक तो कोड याद करने पड़ते हैं, एक मतलब कौन से नियम वाले कोड, एक वो कोड दूसरे तरह के आते हैं
जो 32, 35, 40, 55 नंबर नियम, एक तो नियम याद करने पड़ते हैं, एक कोड याद करने पड़ते हैं, 694-1987 IS, तो वो थोड़ा याद करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपके वायरिंग में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। कल हम देखेंगे लेआउट क्या होती है, सर्किट डायग्राम क्या बनते हैं, और इंस्टॉलेशन का किस प्रकार से डायग्राम बनाया जाएगा, तो सभी हम कब देखेंगे? कल। ठीक है।